हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी लोगों को एंड मोस्ट वेलकम टू आर अकेडमी फिरोजाबाद। आ जाइए सभी लोग, क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है और एक और बेहतरीन सेशन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आज फिर मैं। एज यूजुअल जो आप लोगों की क्लासेस चल रही हैं, इंग्लिश ग्रामर की चल रही है, कॉम्पिटिटिव लेवल और बहुत ही एडवांस लेवल इंग्लिश ग्रामर MCQs प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं आप लोगों के। और फिर से एक और नया प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। एक बार जल्दी जल्दी से कमेंट कर दीजिए ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है या नहीं, जिससे आप लोगों का जो सेशन है उसे स्टार्ट किया जा सके। सो गाइज, स्टार्ट करेंगे हम आज का क्वेश्चन नंबर 1 और जल्दी जल्दी से कोशिश करिएगा आंसर देने की। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। फिल इन द ब्लैंक। ही इज नॉट ओनली अ ब्रिलियंट म्यूजिशियन बट ए गिफ्टेड कंडक्टर। और यहाँ पर खाली जगह है, हमें फिल करना है इस जगह पर, ठीक है ना। चलिए, तो कंजक्शन हो सकता है, एडवर्ब हो सकती है। मैंने हिंट के लिए दे दिया कि कंजक्शन भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकती है। आप लोग फाइंड आउट करिएगा क्या यहाँ पर सूटेबल रहेगा, टू, आल्सो, एज वेल और येट। क्वेश्चन नंबर 1 बताएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? चलिए, ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है। टू एक नेगेटिव एडवर्ब है जो एक्सेसिवनेस, ठीक है ना, बियॉन्ड द लिमिट के लिए दर्शाया जाता है। ओके, सो यहां पर हम टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। टू इज नॉट सूटेबल, और यानी कि इसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा टू, ठीक है। ही इज नॉट ओनली, यहां पर दिया गया नॉट ओनली और यहां पर दिया गया है बट। अगर यहां पर स्पेस होता बट के बाद में तो हम आल्सो लगा देते, ठीक है ना, क्योंकि बट आल्सो पेयर्ड होता है, नॉट ओनली बट आल्सो। बट क्योंकि यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस नहीं है, बट यहाँ पर दिया है और जो ब्लैंक दिया है वो यहाँ पर दिया है। हम फिल करेंगे एज वेल, ठीक है ना। हम फिल करेंगे एज वेल। एज वेल का मतलब भी टू होता है, ठीक है ना, बट ये पॉजिटिव सेंस में होता है। दैट इज वाई एज वेल इज मोर अप्रोप्रिएट देन टू। ऑप्शन नंबर सी जिनका जा रहा है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, द चिल्ड्रन वर कंप्लीटली आउट ऑफ द वुड्स। द चिल्ड्रन वर कंप्लीटली आउट ऑफ द वुड्स आफ्टर द इमीडिएट डेंजर पास। इडियोमेट्रिक एक्सप्रेशन है, इसका मीनिंग बताना है। मीनिंग क्या हो जाएगा, ठीक है ना। इन अ फॉरेस्ट फ्री फ्रॉम अ डिफिकल्ट और डेंजरस सिचुएशन, लॉस्ट एंड कंफ्यूज्ड, रेडी टू स्टार्ट अ न्यू फेज। क्वेश्चन नंबर 2 राइट आंसर बताएंगे। कौन सा आंसर होगा? विपिन शर्मा का आंसर आ गया है आल्सो। आल्सो हो सकता था बट पेयर्ड कंजक्शन में होता है, नॉट ओनली और बट के बाद जस्ट आल्सो लगा सकते हैं, ठीक है ना। वहां पर जो ब्लैंक है वो बाद में है और मोस्ट ऑफ द केसेस जो ब्लैंक बाद में होती हैं वहां पर एडवर्ब का यूज किया जाता है। ओके, चलिए, गुड ऑप्शन। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नहीं आया है हमारे पास में। आउट ऑफ द वुड्स, ठीक है ना, एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होता है फ्री फ्रॉम डिफिकल्ट सिचुएशन और डेंजरस सिचुएशन। ओके, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द चिल्ड्रन वर कंप्लीटली फ्री फ्रॉम अ डिफिकल्ट सिचुएशन आफ्टर द इमीडिएट डेंजर पास। यानी कि जैसे ही डेंजर, खतरा टल गया, बच्चों ने रिलीफ महसूस किया, ठीक है ना, फ्री फ्रॉम द डेंजरस सिचुएशन। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, मोर देन वन कैंडिडेट स्पेस फेल्ड टू मीट द रिगोरस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हैव, हैज, वर और आर। क्या फिल करेंगे हम यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 में? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओके, मंटू ऑप्शन बी, प्रीति ऑप्शन बी बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा स्टार्ट है। आप लोग 3rd क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। यहाँ पर फ्रेज है मोर देन वन। जब भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में मोर देन वन आ जाए, ठीक है ना, तो मोर देन वन प्लस सिंगुलर नाउन, याद रखेंगे, मोर देन वन आ जाए और उसके साथ में क्या आ जाए? सिंगुलर नाउन आ जाए। उस कंडीशन पर जो वर्ब होगी, वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो, ठीक है ना, यहां पर क्या आ जाए? प्लूरल नाउन आ जाए, प्लूरल नाउन आ जाए या एडजेक्टिव आ जाए, कुछ भी आ जाए, उस कंडीशन पर जो वर्ब लगेगी वो कौन सी लगेगी? प्लूरल लगेगी। ये आपको याद रखना है। तो मोर देन वन कैंडिडेट क्या है? सिंगुलर नाउन है। क्या है? सिंगुलर नाउन है, तो वर्ब भी क्या लगेगी? सिंगुलर लगेगी। क्या है?
हैव हमारी प्लूरल वर्ब है, वर प्लूरल वर्ब है और आर प्लूरल है। केवल ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा, जिनका ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी वाले टिक कर लीजिएगा। ओके, हाँ बिल्कुल, हैव नहीं आएगा, ठीक है ना, हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द हैवी डेप्ट बर्डन फोर्स द कंपनी टू विंड, और यहां पर है खाली जगह, स्पेस दिया गया है, इट्स ऑपरेशन। तो इस सेंटेंस को पहले आप मतलब निकालिए। द हैवी डेप्ट बर्डन यानी कि भारी कर्ज के दबाव में, ठीक है ना, फोर्स किया कंपनी को टू वाइंड इट्स ऑपरेशन। अब जब किसी व्यक्ति पे कर्ज हो जाएगा तो उसको फोर्स किया जाएगा उसके ऑपरेशन से, यानी उसके काम धंधे को चालू करने के लिए या बंद करने के लिए, तो बंद करने के लिए, ठीक है। तो ये जो हमारी फ्रेज है टू वाइंड में हम क्या लगा दें जिससे इसका मतलब हो जाए टू क्लोज, क्या हो जाए, टू क्लोज यानी कि बंद कर देना, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, अप, डाउन, आउट और ओवर। क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे कौन सा वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में वाइंड अप, मोस्टली केसेस में वाइंड अप आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। वाइंड अप का मतलब होता है फिनिश और एंड समथिंग, ठीक है ना। वाइंड अप का मतलब है फिनिश और एंड समथिंग, सम एक्टिविटीज, किसी काम को खत्म कर देना, समाप्त कर देना, बंद कर देना। ओके, चलिए यहां पर हम विंड डाउन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मेरी बात को समझिएगा, अगर हम यहां पर विंड अप का यूज कर दें तो, और विंड डाउन का यूज कर दें तो, दोनों कंडीशन हमारी अप्रोप्रिएट हो सकती हैं। विंड अप का मतलब होता है इमीडिएट क्लोज, ठीक है ना, तुरंत बंद कर देना, तुरंत स्टॉप कर देना, ठीक है ना, तुरंत बंद कर देना, तुरंत किसी काम को बंद कर देना, ठीक है ना। विंड डाउन का इस्तेमाल करते हैं धीमे धीमे, क्या करने के लिए, धीरे धीरे बंद करने के लिए, धीरे धीरे बंद करना, ठीक है ना, आराम कर लेना, रिलैक्स जिसे बोल सकते हैं, ठीक है ना, रिलैक्स इन ऑपरेशन। नोट करना इस चीज को, ठीक है, गुड। ओके, सो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, यहां पर हम विंड अप का इस्तेमाल करेंगे कि जब किसी व्यक्ति पे डेप्ट बर्डन हो जाता है, ठीक है ना, बहुत भारी कर्जा हो जाता है, तो वो फिर धीमे धीमे बंद नहीं करता, एकदम ही शट डाउन हो जाता है, उसका पूरा खेल खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो इस सेंस में हम विंड अप का इस्तेमाल करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, शी टेक्स आफ्टर हर ग्रैंड मदर, बोथ आर स्टबर्न बट काइंड। तो फ्रेजल वर्ब का मतलब बताना है। फ्रेजल वर्ब है कहां पर, यहां पर, ठीक है ना, टेक्स आफ्टर। हमारे पास एक फ्रेजल वर्ब है टेक्स आफ्टर। टेक्स आफ्टर का मतलब क्या हो जाएगा, टेक्स आफ्टर का मतलब क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी से बताइएगा। चलिए, मंटू वाइंड अप, ओके, मोनिका रानी 6 ऑप्शन नंबर सी, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, ठीक है ना। तो टेक्स आफ्टर, इसका मतलब देखिए, सी टेक्स आफ्टर हर ग्रैंड मदर, बोथ आर स्टबर्न। अब यहां पर देखिए दोनों कैसे हैं, स्टबर्न हैं, ठीक है ना, दोनों जिद्दी हैं, बट दोनों काइंड हार्टेड हैं। अब यहां पर जब दोनों जिद्दी है, दोनों की क्वालिटी सेम बताई जा रही है, तो इसका मतलब क्या, टेक्स आफ्टर का मतलब है कि वो अपनी मां पर गई है, वह अपनी मां पर, अपनी ग्रैंड मदर पर गई है, मतलब अपनी ग्रैंड मदर जैसी लगती है। टू सीम्स टू अपीयर, मीन टू से रिजेंबल, ठीक है ना, मीन टू से रिजेंबल, प्रतीत होना। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिनका ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना, जिनका ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट है। टेक्स, हाँ ठीक है, टेक आफ्टर का मतलब टू लुक और बिहेव, टू लुक और बिहेव लाइक एन ओल्ड रिलेटिव, मतलब किसी पुराने रिलेटिव जैसा दिखाई देना, ठीक है, मीन टू से रिजेंबल, या हम एपियर जैसे बोल कर सकते हैं, ठीक है ना, सीम्स कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी जिनका जा रहा है बिल्कुल ठीक है।
आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द विटनेस रिफ्यूज टू बियर द डिफेंडेंट्स एलएबी। एलएबी का मतलब होता है गवाही, ठीक है ना, कॉन्ट्राडिक्टिंग हिज अर्लियर स्टेटमेंट, यानी कि जो विटनेस है उसने मना कर दिया किसके लिए, टू बियर। अब टू बियर यहां पर क्या है, एक फ्रेज आ गई, टू बियर आउट, टू बियर विद, टू बियर इन और टू बियर डाउन द डिफेंडेंट्स एलिबी, यानी कि जो प्रतिवादी है, प्रतिवादी की जो गवाही थी उस गवाही को मना कर दिया किसने, विटनेस ने। एंड इट कॉन्ट्राडिक्ट हिज अर्लियर स्टेटमेंट, इसका मतलब यह है कि उसका जो पुराना स्टेटमेंट था उसने वो बदल दिया। तो यहां पर क्या करें, रिफ्यूज टू बियर, इसका मतलब हो जाएगा क्या, टू प्रूव, यानी किसी बात को प्रूव कर देना, किसी बात को सच साबित कर देना, किसी बात का पक्ष ले लेना। तो बियर आउट करेंगे, बियर विद करेंगे, बियर इन करेंगे और बियर डाउन करेंगे। कौन सा वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बियर आउट। टू सपोर्ट और टू कंफर्म, ठीक है ना, टू सपोर्ट या टू कंफर्म, टू सपोर्ट और टू कंफर्म, इनका राइट आंसर आ रहा है टू सपोर्ट और टू कंफर्म, बिल्कुल ठीक है, बियर आउट, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए जिनका है बिल्कुल करेक्ट है। ओके, हाँ ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस डेमोन्स्ट्रेटेड द यूज ऑफ अ सेमीकोलन विद कंजक्टिव एडवर्ब। यहां पर है बताना कंजक्टिव एडवर्ब, यानी कि करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस बताना है जहां पर कंजक्टिव एडवर्ब का यूज किया गया है और किसका यूज किया गया है, सेमीकोलन का यूज किया गया है। फटाफट फटाफट बताइएगा। इस तरीके का क्वेश्चन मैं आप लोगों को लास्ट डे की क्लास में भी करा चुका हूं। कंजक्टिव एडवर्ब्स जैसे जो कॉज, इफेक्ट, कॉन्ट्रास्ट, ठीक है ना, इसको क्रिएट करने के लिए दूसरे सेंटेंस को ऐड करने से पहले यूज किए जाते हैं, जस्ट लाइक देयरफॉर, ठीक है ना, और आपका यहां पर कुछ है कॉन्स्टेंटली, ठीक है, इस तरीके के। तो द एविडेंस वाज प्योरली सर्कमस्टेंशियल, कॉन्स्टेंटली द जूरी एक्विटेड द डिफेंड, यानी कि जो एविडेंस थे वो कैसे थे, वो सर्कमस्टेंशियल थे, यानी कि पारिस्थितिक जनक थे, परिस्थितियों के हिसाब से बना दिए गए थे, इसलिए जूरी ने क्या किया, उसको बरी कर दिया। तो यहां पर देखिए द एविडेंस वाज प्योरली सर्कमस्टेंशियल, यहां पर जो कंजक्टिव एडवर्ब है वो क्या है, कॉन्स्टेंटली, ठीक है ना, कॉन्स्टेंटली जो कि इफेक्ट बता रहा है। और जो कंजक्टिव एडवर्ब होते हैं, कंजक्टिव एडवर्ब हमारे किसी भी क्लॉज में आ जाए उनके बाद में हम कॉमा का यूज करते हैं, जो कि यहां पर किया गया है, ठीक है। अच्छा, यहां पर सेमीकोलन की बात हो रही है, तो सेमीकोलन का यूज मैं आपको कई बार बता चुका हूं। सेमीकोलन का यूज टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने के लिए किया जाता है, बशर्ते वहां पर कोई कंजक्शन यूज न किया गया हो, जैसे बट, फॉर, एंड, इस तरीके का कोई कंजक्शन यूज नहीं किया गया हो। तो कंजक्शंस को रिप्लेस करने के लिए हम सेमीकोलन का यूज कर लेते हैं दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने के लिए। मतलब एक कंपाउंड सेंटेंस में अगर हमें कंजक्शन नहीं लगाना है तो हम सेमीकोलन का यूज कर सकते हैं। तो सेमीकोलन का यूज किया गया जो कि बिल्कुल ठीक है। इसके बाद में कंजक्टिव एडवर्ब का यूज किया गया जो ठीक है। उसके बाद में कॉमा का यूज किया गया जो कि बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। यहां पर क्या है, कंजक्टिव एडवर्ब का तो यूज किया गया बट यहां कॉमा का यूज कर दिया जो कि गलत है, ठीक है ना। बाद में सेमीकोलन का यूज किया है वो गलत है। ऐसे यहां पर कॉलन का यूज किया ये गलत है, कॉमा का यूज किया ये सही है, ठीक है। यहां सेमीकोलन का यूज किया ये ठीक है और यहां कॉमा का यूज नहीं किया गया इसलिए गलत है। अगला क्वेश्चन है तो आंसर हमारा कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया, जिनका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड, खाली जगह दी गई है, दैट द फर्म्स स्ट्रेटेजी स्पेस रिवाइज्ड इमीडिएटली। क्या क्या फिल करेंगे, बिलीव्स, शुड बी, बिलीव बी, बिलीव्स इज और बिलीव इज। क्वेश्चन नंबर 8 बताएंगे फटाफट फटाफट कौन सा वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी से आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बताना है। रिजेंबल बिल्कुल ठीक है। चलिए किसी का आंसर नहीं है तब मेजॉरिटी, कहीं किसी सेंटेंस में मेजॉरिटी आ जाए और ये कलेक्टिव नाउन का वर्क कर रही हो, इसका फंक्शन क्या हो, कलेक्टिव नाउन का हो, देन इट इज ऑलवेज फॉलोड बाई अ सिंगुलर वर्ब, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या है, द मेजॉरिटी कलेक्टिव नाउन के रूप में यूज किया गया है, सिंगुलर वर्ब यहाँ पर आएगी, ठीक है ना। तो सिंगुलर वर्ब कहाँ पर है, एक तो बिलीव्स है, ठीक है ना, और एक ये बिलीव्स है, दोनों को हटा दीजिए, बी और डी को हटा दीजिए। अब बिलीव्स के बाद में इज दिया गया है, दैट द फर्म्स स्ट्रेटेजी इज रिवाइज्ड इमीडिएटली। अब इज रिमाइंड के बाद में इमीडिएटली आया है तो नहीं होगा, क्या होगा, शुड बी रिवाइज्ड इमीडिएटली, ठीक है ना। यानी कि द मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड ये भरोसा करते हैं कि जो फर्म की स्ट्रेटेजी है उसको तुरंत रिवाइज करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, इन द सेंटेंस दे ओनली स्पोक टू द कंसल्टेंट अबाउट द प्रोजेक्ट नॉट द क्लाइंट। यहां तक हमारा पूरा सेंटेंस है, ये अंडरलाइन मैंने कर दिया, ठीक है ना, ये पूरा सेंटेंस है यहां तक। अब ये पूछा गया है, द वर्ड ओनली विल बी करेक्टली प्लेस टू मॉडिफाई द वर्ड। यानी कि इसमें ये जो वर्ड है ओनली, इसको करेक्टली प्लेस करना है। अगर ये करेक्टली प्लेस कर दिया जाए तो ये किस वर्ड को मॉडिफाई करेगा, फटाफट बताएंगे किस वर्ड को मॉडिफाई करेगा, स्पोक को, कंसल्टेंट को, प्रोजेक्ट को और क्लाइंट को। क्वेश्चन नंबर 9 बताएंगे, अगर ओनली को इस सेंटेंस में सही जगह पर लगा दिया जाए तो ये किस वर्ड को मॉडिफाई करेगा, फटाफट फटाफट बताएं। चलिए, किसी का आंसर नहीं आ रहा है, नो आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी जल्दी से बताइएगा, किसी का आंसर नहीं है। इसका मतलब क्वेश्चन आज भी डिफिकल्ट नजर आ रहे हैं आप लोगों को। तो देखिए, पहले तो इसको सही जगह पर प्लेस कर लीजिए। यहां दिया गया दे ओनली स्पोक, अगर मैं इतना बोल दूं कि दे ओनली स्पोक, इसका मतलब है कि मॉडिफाई तो वर्ब को कर रहा है, एडवर्ब का कार्य कर रहा है, लेकिन इसका मतलब यह कि वे सिर्फ बोले, ठीक है ना, वे सिर्फ बोले, यानी कि उन्होंने क्या किया, वे सिर्फ बोले और कुछ नहीं किया उन्होंने, ठीक है ना, इसका मतलब ये हो गया। अभी यहां पर प्लेस है इसलिए। अब दे ओनली स्पोक टू द कंसल्टेंट, इसका जो इंटेंडेड मीनिंग है वो ये है कि दे स्पोक ओनली टू द कंसल्टेंट, ठीक है ना। तो स्पोक के बाद में क्या लगाएंगे, ओनली लगाएंगे, ठीक है ना, स्पोक के बाद में ओनली लगाएंगे। कंसल्टेंट अबाउट द प्रोजेक्ट नोट द क्लाइंट, मतलब उन्होंने सिर्फ कंसल्टेंट से बात की, ठीक है ना, क्लाइंट से बात नहीं की। तो किसको ये मॉडिफाई करेगा, ओनली, ये कंसल्टेंट से पहले लग जाएगा और कंसल्टेंट को मॉडिफाई करेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चूज द सेंटेंस दैट यूजेज द वर्ड दैट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। हमें बताना है दिए हुए सेंटेंस में जो दैट है वो रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे किस सेंटेंस में यूज किया गया है। चलिए, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में कहां पर यूज किया गया है, नो आंसर, किसी का आंसर नहीं है। तो चलिए चेक कर लीजिए इसको। अब हमें ये समझना है रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए काम करता है, ठीक है ना। तो यहां पर देखेंगे, शी फाइनली रियलाइज्ड दैट, यहां पर दैट आया है, शी फाइनली रियलाइज्ड दैट द की वाज इन हर पॉकेट। तो क्या ये जो दैट है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि ये वर्ब के बाद में आया है, ठीक है ना। प्रोनाउन की एक विशेषता होती है, प्रोनाउन की विशेषता क्या होती है, प्रोनाउन के बाद में वर्ब होगी, ठीक, ये कंडीशन होगी, या फिर प्रोनाउन से पहले वर्ब होगी, ठीक है ना, प्रोनाउन से पहले वर्ब होगी। प्रोनाउन के बाद में वर्ब हो सकती है, यानी कि प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, या प्रोनाउन से पहले वर्ब हो सकती है, प्रोनाउन हमारा एज एन ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर सकता है, ठीक है, और ये हमारा सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर सकता है। तो यहां पर देखिए, शी फाइनली रियलाइज्ड दैट द की वाज इन हर पॉकेट, रिलेटिव प्रोनाउन है क्या यहाँ पर। द आर्गुमेंट इज दैट द करंट बजट इज अनसस्टेनेबल, और यहां पर है द डिसीजन दैट दे मेड सरप्राइज एवरीवन। तो रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे हमें देखना है कौन सा वाला है। तो यहां पर ये क्या है, ये नाउन क्लॉज का काम कर रहा है, ठीक है ना, क्या कर रहा है, नाउन क्लॉज का काम कर रहा है। रियलाइज के बाद में क्या है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, दैट द की वाज इन हर पॉकेट, तो ये हमारा नाउन क्लॉज है।
नाउन क्लॉज है, ठीक है ना, यानी कि दैट जो है यहाँ पर ये हमारा यानी कि नाउन क्लॉज मार्कर हो जाएगा। आर्गुमेंट इज दैट, यहाँ पर भी क्या है, ये नाउन क्लॉज मार्कर है। यहाँ पर देखिए द डिसीजन को मॉडिफाई कर रहा है ये इसका एंटीसेडेंट है। क्या है? एंटीसेडेंट है, एंटीसेडेंट के रूप में है द डिसीजन, और डिसीजन के लिए काम कर रहा है दैट इज वाई ऑप्शन नंबर सी में हमारा दैट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। यहां पर देखिएगा दैट इज द फाइनल पॉइंट आई विश टू एड्रेस। दैट में क्या है तो प्रोनाउन ही, लेकिन क्या है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्योंकि सब्जेक्ट कार्य कर रहा है। तो प्रोनाउन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, अलग अलग कंडीशन पर अलग अलग तरीके से ये डिफाइन किए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द कंपाउंड नाउन पासर बाई। पासर बाई का हमें क्या बनाना है? प्लूरल फॉर्म बताना। पासर बाई का प्लूरल नंबर क्या बन जाएगा? पासर बाई का प्लूरल नंबर क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए बी सी डी में से फाइंड आउट करिएगा पासर बाई का प्लूरल क्या बनेगा। चलिएगा, चलिए दीपा, भारती, शाहिल, मंटू, ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बताना है, जल्दी जल्दी से बताइएगा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो जब कभी देखिए, जब कभी नाउन प्लस एडवर्ब आ जाए, नाउन प्लस एडवर्ब या फिर प्रीपोजिशन आ जाए, मेरी बात को समझ लेना, नाउन प्लस एडवर्ब या प्रीपोजिशन मिलकर एक कंपाउंड नाउन को बनाएं, है ना, एक कंपाउंड नाउन बन जाए, और कंपाउंड नाउन बनने के बाद में हमें उसका प्लूरल बनाना हो, ठीक है ना, हमें क्या करना हो, हमें उसका प्लूरल बनाना हो, तो जो प्रीपोजिशन या एडवर्ब है उसको तो सेम वैसा का वैसा ही रहने देते हैं, जो नाउन होती है, ठीक है ना, जो नाउन होता है उसको प्लूरल बना देते हैं। ओके, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो पासर बाई में पासर हमारा नाउन है, बाई हमारा प्रीपोजिशन है, तो पासर्स बाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पासर्स बाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जिनका जा रहा है बिल्कुल ठीक है, पासर्स और बाई मतलब राहगीर। अगला क्वेश्चन है द वर्ड फीवर। हमारे पास एक वर्ड है फीवर, ठीक है ना, जो क्वांटिफायर है। द वर्ड फीवर इज करेक्टली यूज्ड इन विच सेंटेंस। फीवर का इस्तेमाल किस सेंटेंस में सही तरीके से किया गया है? चलिए सेंटेंस को आइडेंटिफाई करिएगा, किस सेंटेंस में फीवर का इस्तेमाल सही तरीके से किया है। क्वेश्चन नंबर 12 बताना है, और किसी का आंसर नहीं है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी से करिए जिससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो पाए, नहीं तो मैं थोड़े से क्वेश्चन करा के क्लास को खत्म कर दूंगा, ठीक है। नो आंसर, किसी का आंसर नहीं है। एक बार जरा ये बताइए क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लग रहे हैं? डिफिकल्ट लग रहे हैं, इजी लग रहे हैं, मॉडरेट लग रहे हैं, आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो मैं बता रहा हूँ वो आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, एक बार कमेंट में बताइए। तो द वर्ड फीवर क्वांटिफायर है, ठीक है ना, इज करेक्टली यूज्ड इन विच सेंटेंस। तो फ्यू, फीवर, फ्यूवेस्ट, ठीक है ना, ये क्या है? कंपैरेटिव फॉर्म है। फ्यू का इस्तेमाल हम कब करते हैं? फ्यू का इस्तेमाल कुछ के लिए करते हैं, कुछ के लिए, ठीक है ना, पॉजिटिव सेंस में। और किसके साथ में करते हैं? प्लूरल नाउन के साथ में, ठीक है ना, यानी कि बहुवचन नाउन के साथ में। और यहां पर देखिएगा बहुवचन नाउन कहां पर है? बहुवचन संज्ञा द रिसर्च टीम फेस्ड फीवर, और यहां पर दिया है अमाउंट। अमाउंट क्या है? अमाउंट एक यूनिट है, बट यूनिट कैसी है? अनकाउंटेबल है, ठीक है ना। प्लूरल, हाँ, फीवर का इस्तेमाल हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। मैंने यहाँ पे लिख नहीं पाया है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है ना। फीवर का इस्तेमाल प्लूरल काउंटेबल के लिए करते हैं। अब अमाउंट क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है ना। तो यहां पर हम फीवर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फीवर की जगह पर हम लेसर या लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। द मर्जर विल लीड टू फ्यूअर प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स भी हमारा क्या है? ये भी अनकाउंटेबल है, यहाँ पर फ्यूअर का इस्तेमाल किया है तो लेस प्रॉफिट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। वी नीड फ्यूअर, यहाँ पर फ्यूअर का इस्तेमाल किया है। एफोर्ट भी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर भी नहीं होगा, लेस कर सकते हैं इस जगह पे। देयर वर फ्यूअर और क्लाइंट्स, क्लाइंट्स क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और इसके साथ में हमारा जो फ्यूअर है वो सूटेबल है। ऑप्शन नंबर
डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है द वर्ड सिंस। यहां पर सिंस का फंक्शन बताया जा रहा है कि द वर्ड सिंस फंक्शन एज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इन विच सेंटेंस, किस सेंटेंस में सिंस सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का फंक्शन कर रहा है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के रूप में यूज किया गया है। तो सेंटेंस पढ़ेंगे, आई हैवंट सीन द फाइनल रिपोर्ट सिंस ट्यूजडे। अगर हम सेंटेंस में ऑप्शन ए को चेक करें तो सिंस ट्यूजडे आया है, क्या आया है, सिंस ट्यूजडे आया है। आई हैवंट सीन द फाइनल रिपोर्ट सिंस ट्यूजडे। तो सिंस यहां पर क्या है, ठीक है ना, यहां पर प्रीपोजिशन के रूप में काम कर रहा है। सिंस द डॉक्यूमेंट वाज कॉन्फिडेंशियल, क्योंकि डॉक्यूमेंट कैसा था, कॉन्फिडेंशियल था। वी कुडंट शेयर इट, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के रूप में ये कार्य कर रहा है यहां पर, ठीक है ना। द प्रोजेक्ट हैज एक्सपेंडेड ग्रेटली सिंस, यहां पर भी प्रीपोजिशनल यूज किया गया है। दे हैव बीन हियर सिंस यस्टरडे, यहां पर भी प्रीपोजिशन के रूप में कार्य किया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक बार देख लेता हूं कितने कैंडिडेट्स की कमेंट आ रही है, ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारे पास, इन द सेंटेंस दे मेड हिम टू रिजाइन इमीडिएटली, ये सेंटेंस ध्यान से पढ़ लीजिएगा। दे मेड हिम टू रिजाइन इमीडिएटली, द एरर लाइज इन द यूज ऑफ द मेन वर्ब सब्जेक्ट बेयर इनफाइनेटिव प्रीपोजिशन। इस सेंटेंस में कहां पर एरर है, ठीक है ना, कहां पर एरर है, गलती बतानी है कि गलती क्या है सेंटेंस में। क्वेश्चन नंबर 14 बताना है किस चीज के यूज में गलती है। दे मेड हिम टू रिजाइन इमीडिएटली, क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बताना है। नो आंसर, किसी का आंसर नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेंटेंस को जब हम पढ़ेंगे, दे मेड हिम टू रिजाइन इमीडिएटली, यहां पर मेड का जो यूज किया है एक पॉजिटिव वर्ब के रूप में यूज किया है। मेक की सेकेंड फॉर्म क्या है, मेड, ठीक है ना। जब मेड का यूज हम खुद किसी काम को न करने के बजाय किसी और से करवाने के लिए करते हैं, ठीक है ना, तो पॉजिटिव वर्ब कहा जाता है, मेड बाय समवन एल्स। तो दे मेड हिम, ठीक है ना, उन्होंने उसको करवाया, क्या करवाया, रिजाइन करवाया। तो पॉजिटिव वर्ब के बाद में बेयर इनफाइनेटिव का यूज करते हैं, मतलब विदाउट टू वर्ब की बेस फॉर्म लगाते हैं। तो यहां से टू रिमूव कर देंगे, मतलब जो यूज किया गया है वो गलत किया गया, टू और रिजाइन का। तो बेयर इनफाइनेटिव की यहां पर एरर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड दैट कैन फंक्शन एज बोथ अ कॉमन नाउन एंड एन एडजेक्टिव, यानी ऐसा वर्ड जो कॉमन नाउन और एडजेक्टिव दोनों का फंक्शन कर सकता है, वह वर्ड कौन सा है। आपके पास है ट्रुथ, नॉलेज, प्रिंसिपल और इंटीग्रिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बताना है, ऐसा कौन सा वर्ड है जो कॉमन नाउन और क्या है, एडजेक्टिव दोनों के रूप में कार्य कर सकता है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। अगर हम ट्रुथ की बात करें तो ट्रुथ हमारा सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है ना। ट्रुथ के साथ में दूसरा नाउन लगा सकते हैं क्या, अगर लगा सकते हैं तो एडजेक्टिव बन सकता है, ठीक है ना। बट ट्रुथ के साथ में दूसरा नाउन नहीं लगा सकते, दैट इज वाई ये सिर्फ नाउन ही रहेगा। नॉलेज के साथ में अगर दूसरा नाउन लगा सकते हैं तो ये एडजेक्टिव बन सकता है, ठीक है ना। प्रोनाउन लगा सकते हैं तो एडजेक्टिव बन सकता है, लेकिन नहीं लगा सकते इसलिए सिर्फ नाउन ही रहेगा। प्रिंसिपल के साथ में अगर देखिए, प्रिंसिपल हमारा क्या है, कॉमन नाउन है। अगर इसके साथ में कोई दूसरा नाउन हम लगा सकते हैं तो ये एडजेक्टिव का फंक्शन कर सकता है। मान लीजिए मैंने लिखा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब है प्रधानाचार्य। अगर मैंने इसके साथ में लगा दिया प्रिंसिपल अमाउंट, क्या लगा दिया, प्रिंसिपल अमाउंट, तो ये क्या फंक्शन कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। मतलब ये हो गया कि प्रिंसिपल ऐसा वर्ड है जो एडजेक्टिव और नाउन, कॉमन नाउन दोनों के रूप में फंक्शन कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट एक्यूरेट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फ्रेज ए पर्सन विदाउट अ सेटल्ड होम, यानी ऐसा व्यक्ति जिसके पास सेटल्ड घर नहीं है, रेगुलर वर्क नहीं है, जो इधर उधर भटकता रहता है, उसे क्या कहते हैं, वेग्रेंट, मर्शनरी, ठीक है ना, एंकोराइट और फिलिस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 16 बताना है, फटाफट बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 बताइएगा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताना है। चलिए, मर्शनरी नहीं है, मर्शनरी का मतलब है प्रोफेशनल सोल्जर, मर्शनरी का मतलब है ए प्रोफेशनल सोल्जर, ठीक है ना। हाँ, फिलिस्ताइन, फिलिस्ताइन इज अ पर्सन होस्टिल टू आर्ट और कल्चर, यानी जो आर्ट और कल्चर से घृणा करता है, फिलिस्ताइन भी नहीं है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वेग्रेंट, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, जिनका ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल ठीक है। विदाउट सेटल्ड होम और रेगुलर वर्क हु वांडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इज वेग्रेंट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, द पॉलिटिशियंस रिफ्यूजल टू आंसर द क्वेश्चन वाज सीन एज डेलिबरेट प्रीवेरिकेशन। यहां पर एक वर्ड आया प्रीवेरिकेशन, तो इस वर्ड का हमें मतलब बताना है। प्रीवेरिकेशन ए डायरेक्ट ऑनेस्ट आंसर, एन आउट राइट लाई, द एक्ट ऑफ स्पीकिंग, या फिर अवॉइडिंग द ट्रुथ और सब्टल एडमिशन ऑफ गिल्ट। तो प्रीवेरिकेशन का मतलब होता है टू स्पीक आउट इन एम्बिगियस वे, अस्पष्ट अनक्लियर बात करना, ठीक है ना, अस्पष्ट बात करना जिससे लोग समझ ही ना पाए। सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, द एक्ट ऑफ स्पीकिंग एविसिबली, या फिर अवॉइडिंग द ट्रुथ, या एम्बिगियस स्टाइल में बोल देना। ऑप्शन नंबर सी जिनका जा रहा होगा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है, ही अटरली फ्लेमेटिक ड्यूरिंग द क्राइसिस। वोकेबुलरी बतानी है, तो हाईली फ्लेमेटिक का मतलब बताना। फ्लेमेटिक का मतलब क्या हो जाएगा, हाईली इमोशनल, हैविंग एन एक्सट्रीमली नर्वस टेम्परेचर, हैविंग एन अन इमोशनल एंड स्टोलिडिटी काम डिस्पोजिशन। तो फ्लेमेटिक का मतलब है हैविंग एन अन इमोशनल, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा, जिनका ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट वन हमारे पास क्वेश्चन 19 है, द कंपनीज फ्यूचर सक्सेस हिंग्स, यानी कंपनी का जो फ्यूचर है, ठीक है ना, कंपनी का जो फ्यूचर सक्सेस है, भविष्य में सफलता है, हिंग्स। तो हिंग्स के साथ में हमारी प्रीपोजिशन फिक्स रहती है। हिंग्स का मतलब है डिपेंड, और हिंग्स के साथ में हम कौन सी प्रीपोजिशन लगाते हैं जो फिक्स रहती है, हिंग्स ऑन, हिंग्स एट, हिंग्स विद और ओवर। फटाफट फटाफट बताइएगा, चलिए जल्दी जल्दी से, किसी का आंसर नहीं आ रहा है। हिंग्स ऑन, डिपेंडेंट ऑन समथिंग, ठीक है ना, डिपेंड ऑन समथिंग। हिंग्स ऑन का मतलब है डिपेंड ऑन समथिंग। तो कंपनी की जो फ्यूचर सक्सेस है वो किस पर निर्भर है, इसकी एबिलिटी पर, डिवर्सिफाई इट्स पोर्टफोलियो क्विकली। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 20 है, द लॉयर अटेम्प्टेड टू गिल्ड द लिली। एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, टू गिल्ड द लिली बाय एडिंग इररिलेवेंट डिटेल टू द सिंपल आर्ग्यूमेंट। तो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, इसका मतलब बताना है टू गिल्ड द लिली, सिंप्लीफाई द आर्ग्यूमेंट, एड अननेसेसरी एम्बेलिशमेंट टू समथिंग ऑलरेडी ब्यूटीफुल और कंप्लीट, या मेक द आर्ग्यूमेंट लुक मोर डेंजरस और हाईलाइट द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट। तो टू गिल्ड द लिली का मतलब है जब कोई काम पहले से ही अच्छा हो, परफेक्टली हो, ठीक है ना, और कोई व्यक्ति आए और उसमें तुर्कबाजी छाटने लगे और कुछ न कुछ चीजें उसमें करने लगे जिससे कि वो अच्छा भला हो और उसके करने से वो और खराब हो जाए, ठीक है ना। तो दैट इज ऑलरेडी परफेक्ट, उसमें आप कुछ करोगे तो वो खराब ही हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा एड अननेसेसरी एम्बेलिशमेंट टू समथिंग ऑलरेडी ब्यूटीफुल और कंप्लीट। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द स्टूडेंट कुड नॉट अंडरस्टैंड द डिफिकल्ट कंसेप्ट, यानी कि स्टूडेंट ने डिफिकल्ट कंसेप्ट नहीं समझ पाया। द टीचर एक्सप्लेन्ड इट अगेन, टीचर ने इसको दोबारा एक्सप्लेन किया। सिंथेसिस करना है इसका, सिंपल सेंटेंस बनाना है नॉन फिनिट का यूज करके। तो देखिएगा किस सेंटेंस में नॉन फिनिट का यूज करके सिंपल सेंटेंस बनाया गया है, इस सेंटेंस को जोड़कर, ठीक है ना, और इस सेंटेंस को जोड़कर। क्वेश्चन नंबर 21 चेक कर लीजिएगा और आंसर बताने की कोशिश करिए कौन सा वाला आंसर हमारा करेक्ट रहेगा। चलिए चेक करिएगा और बताइए, क्वेश्चंस का लेवल देखिए, ठीक है ना, उसके बाद में समझ में आएगा कि कितना अच्छा चल रहा है ये, ठीक है। नो आंसर, किसी का क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर नहीं है। तो
देखिए, द स्टूडेंट कुड नॉट आंसर द डिफिकल्ट कंसेप्ट, स्टूडेंट ने डिफिकल्ट कंसेप्ट का को नहीं समझ पाया, टीचर को आंसर एक्सप्लेन करना पड़ा दोबारा। तो हमें देखना सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है? अ सिंपल सेंटेंस हैज वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट, ठीक है ना। तो इसमें वन सब्जेक्ट और वन प्रेडिकेट होना चाहिए। द स्टूडेंट वन सब्जेक्ट हो गया, कुड नॉट अंडरस्टैंड, ठीक है ना, प्रेडिकेटिव स्टार्ट हो गया यहाँ से, द डिफिकल्ट कंसेप्ट। अब यहाँ से देखिए दूसरा क्लॉज स्टार्ट हो गया, तो ये हमारा क्या है? सिंपल सेंटेंस नहीं है, कंपाउंड सेंटेंस है। द टीचर एक्सप्लेन, टीचर सब्जेक्ट हो गया, एक्सप्लेन द डिफिकल्ट कंसेप्ट अगेन, ये हमारा प्रेडिकेटिव हो गया। इसके बाद में रियलाइजिंग द स्टूडेंट कुड नॉट, ये हमारा दूसरा क्लॉज हो गया जो कि यहाँ पर अप्रोप्रिएट नहीं है, ये वाला भी नहीं होगा। अनेबल टू अंडरस्टैंड द डिफिकल्ट कंसेप्ट, यानी कि डिफिकल्ट कंसेप्ट को समझने में असमर्थ होने के कारण द टीचर एक्सप्लेन इट अगेन। अब वैसे तो ये ठीक है, बट यहाँ पर ये एम्बिगिएंट है, ये स्पष्ट नहीं है कि बात किसके लिए हो रही है ये, दैट इज वाई ये अप्रोप्रिएट नहीं है। अनेबल टू अंडरस्टैंड द डिफिकल्ट कंसेप्ट, ठीक है ना, डिफिकल्ट कंसेप्ट समझ में न आने के कारण क्या हुआ? द स्टूडेंट, अब देखिए गॉट क्या है, यहाँ पर कॉजेटिव वर्ब के रूप में गॉट का इस्तेमाल कर दिया है, ठीक है ना। गॉट द टीचर टू एक्सप्लेन अगेन, अब टू एक्सप्लेन यहाँ पर क्या किया है? नॉन फिनिट का यूज कर दिया, दैट इज बाय ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। द प्रॉब्लम वाज सो कॉम्प्लेक्स, द प्रॉब्लम वाज सो कॉम्प्लेक्स दैट इट सीम्ड इम्पॉसिबल, कि ये ऐसी प्रतीत होती है कि इम्पॉसिबल है क्या करने के लिए? टू शिफ्ट द इर्रिलीवेंट फैक्ट एंड फाइंड द रूट कॉज, यानी कि इर्रिलीवेंट फैक्ट और इसकी जो कारण है उसकी जड़ निकालने के लिए, जड़ पर पहुंचने के लिए इम्पॉसिबल है। तो टू शिफ्ट के साथ में हमें क्या करना है? टू शिफ्ट के साथ में हमें एक प्रीपोजिशन और लगानी है, टू शिफ्ट थ्रू, टू शिफ्ट आउट, टू शिफ्ट अप और टू शिफ्ट विद। कौन सा वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का? चलिए राइट आंसर बताइएगा। नो आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 बताना है, ठीक है, शिफ्ट आउट, ठीक है ना। टू शिफ्ट प्लस आउट, टू शिफ्ट आउट का मतलब है टू रिमूव इर्रिलीवेंट फैक्ट फ्रॉम समथिंग, ठीक है ना, अननेसेसरी फैक्ट को रिमूव करने के लिए शिफ्ट आउट का इस्तेमाल करते। शिफ्ट आउट मतलब रिमूव कर देना, हटा देना। ऑप्शन नंबर बी जिनका जा रहा है बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। विच सैल्यूटेशन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट व्हेन राइटिंग अ फॉर्मल लेटर? चलिए जल्दी से बताएंगे कौन सा वाला आंसर करेक्ट होगा। विच सैल्यूटेशन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट व्हेन राइटिंग अ फॉर्मल लेटर टू अ रिसिपेंट हुज नेम एंड जेंडर आर अननोन, यानी कि कोई लेटर लिखा जाए फॉर्मल लेटर और रिसिपेंट का नेम और जेंडर न पता हो, तो किस सैल्यूटेशन को यूज करेंगे? डियर सर, डियर मैडम, डियर रिसिपेंट, टू हुम इट मे कंसर्न और रेस्पेक्टेड सर और मैडम। लेटर राइटिंग में से क्वेश्चन है, जब किसी रिसिपेंट के बारे में जानकारी नहीं हो तो हमारे पास जो एप्रोप्रिएट सैल्यूटेशन है डियर सर और डियर मैडम होता है, ठीक है ना, फॉर्मल राइटिंग में। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर दिया गया है, विच क्लोजिंग फ्रेज इज करेक्टली पेयर्ड विद द मोस्ट कॉमन करस्पेंडिंग सैल्यूटेशन इन अ फॉर्मल लेटर। सैल्यूटेशन के साथ में, ठीक है ना, करेक्टली पेयर्ड बताना है फॉर्मल लेटर में। तो डियर सर के साथ में योर्स फेथफुली हो सकता है, डियर मिस्टर स्मिथ के साथ में सिंसियरली हो सकता है, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल के साथ में क्या योर्स ट्रूली हो सकता है, डियर सर या मैडम के साथ में योर्स सिंसियरली हो सकता है। तो यहां पर जो चीजें हैं वो समझिएगा क्या होता है, वो मैं आपको बता देता हूं। जब फॉर्मल लेटर में हमारा डियर सर और डियर मैडम होता है तो एप्रोप्रिएट जो क्लोजिंग है वो योर्स फेथफुली होती है, ठीक है ना, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट पेयर्ड है। डियर मिस्टर स्मिथ या डियर मिस्टर कुमार, डियर यानी कि जब हमारे पास किसी की जानकारी है, इनफॉर्मल वे में हम सैल्यूटेशन का यूज कर रहे हैं, तो हम वहां पर क्या कर सकते हैं, योर लविंगली, योर सिंसियरली का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर डियर मैडम, डियर सर के साथ में योर सिंसियरली का यूज किया है, जो सही पेयर नहीं है।
डियर मिस्टर स्मिथ के साथ में सिंसियरली का यूज किया गया, ये सही पेयर नहीं है। रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल के साथ में योर फेथफुली का यूज करेंगे, ये सही नहीं है। तो केवल ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइडेंटिफाई द वर्ड फंक्शनिंग एज अ कॉन्क्रीट नाउन। हमें बताना है कॉन्क्रीट नाउन क्या है यहाँ पर। हिज इंटीग्रिटी वाज रिवार्डेड विद अ प्रमोशन एंड अ गोल्ड वॉच। फटाफट बताएंगे इसमें कॉन्क्रीट नाउन कौन सा है। इंटीग्रिटी है, प्रमोशन है, गोल्ड वॉच है। क्वेश्चन नंबर 25 बताएंगे। कॉन्क्रीट नाउन बताना है। कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है? जो फिजिकल ऑब्जेक्ट हैं जिन्हें हम अपने 5 सेंस ऑफ ऑर्गन से कंसीव कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है ना, वो हमारे क्या होते हैं? कॉन्क्रीट नाउन होते हैं। चलिए, तो इसमें आपको कॉन्क्रीट नाउन बताना है। चिंटू कुमार, इमरान खान, 25 ऑप्शन डी वॉच बता रहे हैं, शाहिल मुर्मू। चलिए चेक कर लेते हैं। तो इंटीग्रिटी क्या है? इंटीग्रिटी यहां पर क्या है? डिटर्मिनेशन, ठीक है ना, ये हमारी कॉन्क्रीट नाउन नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। प्रमोशन भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है ना। गोल्ड अब यहां पर देखिए, इन द सेंस ऑफ दिस सेंटेंस, यहां वैसे गोल्ड क्या है? वैसे तो गोल्ड हमारा कॉन्क्रीट नाउन है, बट यहां देखिए हिज इंटीग्रिटी वाज रिवार्डेड विद द प्रमोशन एंड अ गोल्ड वॉच। यहां पर गोल्ड क्या है? यहां पर गोल्ड एडजेक्टिव है, न कि नाउन है। दैट इज वाई गोल्ड यहां पर नाउन नहीं है, वॉच है कॉन्क्रीट, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है ना। तो एग्जाम में ऐसी चीजों से बचना है कि यहाँ ऑप्शंस में तो कुछ का मतलब कुछ और हो सकता है, बट आपको अगर कॉन्टेक्स्ट दिया गया है तो आपको पहले उसे पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग कोई पार्ट ऑफ स्पीच जो फंक्शन कर रही है उसका आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है, द वर्ड नन फंक्शन एज इंडेफिनिट प्रोनाउन इन विच सेंटेंस। यानी नन कहां पर एज एन इंडेफिनिट प्रोनाउन का काम कर रहा है? तो नन ऑफ द सॉल्यूशन वर इजी टू इम्प्लीमेंट, नन अदर देन द सीईओ ऑथराइज द डील, नन वर शो ब्रेव एज द माउंटेनियर्स, और ही रिसीव्ड नन ऑफ द क्रेडिट ही डिजर्व। तो यहां पर नन का यूज करना है इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में। कहां पर हुआ है? चेक कर लीजिए, नन का यूज इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में कहां पर हुआ है। चलिए भाई जल्दी से, चिंटू कुमार 26 ऑप्शन सी बता रहे हैं, जल्दी जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, आंसर बहुत देर में। चिंटू का ऑप्शन सी आ रहा है, इमरान खान ऑप्शन डी बता रहे हैं। तो चलिए चेक कर लीजिए। देखिए यहां पर देखिए, नन ऑफ द सॉल्यूशन, नन ऑफ द सॉल्यूशन, तो यहां पर नन इंडेफिनिट प्रोनाउन का काम नहीं कर रहा है, ये क्वांटिफायर का काम कर रहा है, ठीक है ना। क्वांटिफायर का काम कर रहा है, डिटरमाइनर का काम कर रहा है। मतलब नन अदर देन, ये एक कंप्लीट फ्रेज है। नन अदर देन एक कंप्लीट फ्रेज है, ठीक है ना। तो न तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, न ये क्वांटिफायर है। नन वर शो ब्रेव। अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि प्रोनाउन की जो विशेषता है वो क्या होती है? प्रोनाउन के बाद में वर्ब होती है, ठीक है ना, या फिर प्रोनाउन से पहले वर्ब होती है। ये आपको याद रखना है। अगर पहले वर्ब होती है इसका मतलब है प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, ठीक है, और अगर बाद में वर्ब होती है इसका मतलब प्रोनाउन सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तो नन, यहां पर नन आया है, इसके जस्ट बाद में क्या है? वर्ब है, यानी कि ये सब्जेक्ट है जो कि प्रोनाउन है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ही रिसीव्ड नन, ही रिसीव्ड नन। अब यहां पर क्या है? नन, ही रिसीव्ड नन ऑफ द क्रेडिट, नन ऑफ द क्रेडिट। तो यहां पर ये क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है ये? एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। हम इसको क्वांटिफायर बोल सकते हैं, ठीक है ना। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। केवल ऑप्शन सी में हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है। द वर्ड दैट इन द सेंटेंस द ट्रूथ, यहां पर दिया गया है दैट। द वर्ड दैट इन द सेंटेंस द ट्रूथ इज दैट ही फेल्ड टू रिपोर्ट द इंसिडेंट फंक्शन एज। यानी दैट किस तरीके का फंक्शन कर रहा है इसमें? द ट्रूथ इज दैट ही फेल्ड टू रिपोर्ट द इंसिडेंट। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, कॉम्प्लीमेंटीजर है, यानी नाउन क्लॉज मार्कर है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। क्वेश्चन नंबर 27 बताना है कौन सा वाला आंसर हमारा करेक्ट रहेगा। चलिए
चिंटू का आंसर ऑप्शन सी आ रहा है। तो चेक कर लेते हैं। देखिए द ट्रुथ इज क्या है, हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इसके बाद में क्या है हमारा, द ट्रुथ इज दैट, ये पूरा का पूरा क्या है, ये नाउन क्लॉज है, क्योंकि वर्ब के बाद में कॉम्प्लीमेंट के तौर पे अगर कुछ ऐड किया जाता है तो वो नाउन का काम करता है, ठीक है ना। तो दैट यहाँ पर क्या है, नाउन क्लॉज मार्कर है, नाउन क्लॉज मार्कर है, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंटिजर यानी कि नाउन क्लॉज मार्कर है। अगर इस पूरे की बात करें तो ये पूरा क्या है, नाउन क्लॉज है, ठीक है ना, ये पूरा क्या है, नाउन क्लॉज है। और ये अगर पूरे इस क्लॉज की बात करें तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द कैपिटलाइज्ड वर्ड आई सॉ हिज ओनली सन यस्टरडे। तो कैपिटलाइज तो नहीं है, ओनली बताना है। आई सॉ हिज ओनली सन यस्टरडे, तो ओनली यहां पर क्या है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, डिटरमाइनर है या नाउन है। क्वेश्चन नंबर 28 बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है ये, चलिए अपना तो बस यूं ही है, फटाफट बताएं। अपना तो बस यूं ही है, अपना तो बस यूं ही है, ठीक है। चिंटू 28 भी बता रहे हैं, 28 भी, तो बिल्कुल ठीक है। आई सो हिज, मैंने उसका सिर्फ एक पुत्र देखा, यानी इकलौता पुत्र देखा, ओनली सन, इकलौता पुत्र। तो सन को मॉडिफाई किया जा रहा है ओनली के द्वारा। तो जब किसी नाउन को, किसी वर्ड यानी कोई वर्ड नाउन को मॉडिफाई करता है तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड which qualified a noun or pronoun. So the answer goes to option number B. अगला क्वेश्चन है, the word itself, यहां पर एक वर्ड है itself, the word itself in the sentence, the town itself was destroyed by the tornado. तो itself का फंक्शन बताना, itself क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इंटेंसिव प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। itself क्या है इस सेंटेंस में, इटसेल्फ क्या है सेंटेंस में, जल्दी से बताइएगा। चलिए, जी हाँ, इट इज डिस्क्राइबिंग सन। अपना तो बस यूं 29 ऑप्शन नंबर है। चलिए गाइस चेक कर लेते हैं। तो देखिए जब कहीं पर ये सेल्फ वाले प्रोनाउन आ जाएं तो सेल्फ वाले जो प्रोनाउन हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं और एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन को हम इंटेंसिव प्रोनाउन के रूप में भी जानते हैं। तो जब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं देन एक्शन रिफ्लेक्ट सब ऑन सब्जेक्ट, तो जो वर्ब है वो सब्जेक्ट को दोबारा से रिफ्लेक्ट करती है, यानी कि मैंने ये कार्य स्वयं किया। तो जो आई डिड दिस वर्क सेल्फ, तो इसका मतलब है कि मैंने जो एक्शन किया वो मुझ पर ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन जब कोई इंटेंसिफाइड किया जा रहा है, मान लो इट सेल्फ को अगर हम इंटेंसिव प्रोनाउन के रूप में यूज करेंगे तो ये अपने आने वाले, अपने पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, ठीक है ना, उस पर इसका जो इफेक्ट है वो पड़ता है। तो इंटेंसिव प्रोनाउन हमेशा अपने से पहले वाले नाउन की विशेषता बताता है, यानी कि उसको उस पर रिफ्लेक्ट करता है। द टाउन इटसेल्फ यानी गांव अपने आप वाज डिस्ट्रॉयड बाय द टॉर्नाडो। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास, द वर्ड एदर, यहां पर पूछा जा रहा है एदर फंक्शन एज एन एडजेक्टिव इन विच सेंटेंस। एदर को एज एन एडजेक्टिव यूज किया गया है सेंटेंस में, कहां पर किया गया है। यू कैन टेक एदर द ट्रेन और द बस, आई डोंट केयर एदर विल सफिश, और एदर टीम कुड विन द चैंपियनशिप, और दे डिडंट एग्री एंड नेदर डिड देयर मैनेजर। तो आप लोग आंसर देते जाइए, मैं इसको बता रहा हूं। हमें क्या ढूंढना है, एडजेक्टिव ढूंढना है एदर के रूप में, ठीक है ना। तो एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। तो देख लेते हैं, यू कैन टेक एदर, तुम ले सकते हो एदर द ट्रेन और द बस। एदर और जब यूज होते हैं तो ये कंजक्शन कहलाते हैं। तुम चाहे ट्रेन ले सकते हो या बस ले सकते हो। यहां पर ये कौन से कंजक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ठीक है। ये कौन से हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है यहां पर, ठीक। अगर क्वेश्चन यही पूछ लिया है कि ये क्या चीज है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। आई डोंट केयर एदर, ये क्या है, वर्ब है, और ये क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। आई
डोंट केयर, एदर क्या है वर्ब, यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में, ये वर्ब के रूप में। तो मैंने बताया था कि प्रोनाउन से पहले या बाद में वर्ब हो सकती है या वर्ब पहले हो सकती है, यानी कि वर्ब प्लस प्रोनाउन, प्रोनाउन प्लस वर्ब। जब प्रोनाउन पहले होगा तो सब्जेक्ट होगा, प्रोनाउन बाद में होगा तो ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ प्रोनाउन पहले है मतलब ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इसका कॉम्प्लीमेंट है। ऑप्शन नंबर बी में, अच्छा ये एडजेक्टिव, ठीक है ना, तो ये क्या है, ये प्रोनाउन है यहाँ पर। अभी रुक जाइए, एदर टीम कुड विन द चैंपियनशिप, एदर टीम, अब यहां पर टीम है जो क्या है, टीम है वो क्या है, नाउन है, ठीक है ना। अब नाउन को मॉडिफाई किया जा रहा है एदर के द्वारा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, एदर यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे, सी आंसर है हमारा। दे डिडंट एग्री, दे डिडंट एग्री एंड नेदर डिड देयर, ये तो सीक्वेंस गलत है, ठीक है ना, ये सीक्वेंस गलत है। तो केवल ऑप्शन नंबर सी में हमारा आंसर ठीक है, एदर टीम को मॉडिफाई कर रहा है और यहां पर एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, विच सेंटेंस यूज द वर्ड डीपली एज एन इंटेंसिफायर, इंटेंसिफायर मतलब एडवर्ब ऑफ डिग्री के रूप में कहां पर यूज किया गया है डीपली को। तो द रूट्स ग्रीव डीपली इनटू द सॉइल, he was deeply apologetic for the mistake, they discussed the matter deeply, और she looked deeply into his eyes। क्वेश्चन नंबर 31 बताना है, इंटेंसिफायर के रूप में डीपली का यूज कहां पर किया गया है। चलिए भाई जल्दी जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 किसी का आंसर नहीं आ रहा है, चलिए तो यहां पर देखिएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री, क्वेश्चन नंबर 31 ऑप्शन नंबर बी, ज्यादातर कैंडिडेट्स का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। ही वाज डीपली अपोलोजेटिक, तो यहां पर अपोलोजेटिक बताया जा रहा है। अपोलोजेटिक क्या है, एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है। अपोलोजेटिक क्या है, एडजेक्टिव है। एडवर्ब ऑफ डिग्री बताना है, तो डीपली मॉडिफाई कर रहा है किसको, अपोलोजेटिक को, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है और ये बता रहा है कि वो कितना अपोलोजेटिक है, किस हद तक, तो बहुत हद तक, डीपली, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है, डिग्री बता रहा है इसका। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा, डीपली डिग्री बता रहा है अपोलोजेटिक होने की। द रूट ग्रीव डीपली इनटू द सोइल, यहां पर जो डीपली आया है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, ग्रीव को, किसको कर रहा है, ग्रीव को, वर्ब को। और ये बता रहा है कि ग्रीव मतलब बढ़ना, कैसे बढ़ी है, तो ये मैनर बता रहा है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है ना, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। दे डिस्कस द मैटर डीपली, यहां पर जो डीपली आया है ये भी डिस्कस को मॉडिफाई कर रहा है, और कैसे डिस्कस करा जा रहा है, डीपली, तो ये भी क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है ना, एडवर्ब ऑफ मैनर। सी लुक्ड डीपली, ठीक है ना, सी लुक्ड डीपली इनटू हिज आईज, वो उसकी आंखों में गहराई से देखता है। तो यहां पर लुक्ड को मॉडिफाई किया जा रहा है डीपली के द्वारा, तो यहां पर भी क्या है, मैनर बताया जा रहा है, उसके काम करने का तरीका बताया जा रहा है। तो ऑप्शन ए सी डी में क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ठीक है ना, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल के एग्जामिनेशन में। जो कैंडिडेट ऐसे क्वेश्चंस को करना सीख गया उसके लगभग 5 से लेकर 15 क्वेश्चन, 5 to 15 क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चंस पर आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, द वर्ब डिमोलिश, द वर्ब डिमोलिश इज प्राइमरली अ वर्ब। तो डिमोलिश कैसी वर्ब है, इंट्रांजिटिव है, लिंकिंग है, ट्रांजिटिव है, ऑक्सिलरी। क्वेश्चन नंबर 32 बताना है, डिमोलिश इज व्हाट काइंड ऑफ वर्ब, ऑक्सिलरी, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग और प्राइमरी। फटाफट बताइएगा कौन सा वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए, और सभी कैंडिडेट्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे कैंडिडेट जो पहली बार जुड़ रहे हैं, तो पिछले भी सेशन हो चुके हैं, सेशन 1, 2 और 3, ये आपका 5वां सेशन है मिक्स एमसीक्यूज का एडवांस इंग्लिश ग्रामर पर। अगर आप लोगों ने पिछला सेशन नहीं देखा है तो किसी भी प्लेलिस्ट में चले जाइए, आपको सारे सेशंस पुराने वाले मिल जाएंगे। अगर प्लेलिस्ट नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आरआर अकेडमी फिरोजाबाद टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर सभी क्लासेस सीक्वेंस से आपकी पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो डिमोलिश रिक्वायर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना,
तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। डिमोलिश क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। डिमोलिश बिल्डिंग, ठीक है ना, द गवर्नमेंट डिमोलिश बिल्डिंग। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। विच ऑप्शन करेक्टली आइडेंटिफाइज द वर्ब फॉर्म इन द सेंटेंस ही वॉज मेड टू वेट 4 hours। इस सेंटेंस में हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है वर्ब फॉर्म को, कि वर्ब फॉर्म कैसी है। तो सिंपल पास्ट एक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल इन पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट टेंस ऑफ द लिंकिंग वर्ब है। क्वेश्चन नंबर 33 में बताना है कि वर्ब फॉर्म किस तरीके से यूज करी गई है यहां पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में वर्ब फॉर्म कैसे यूज करी गई है, नहीं आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहां पर हम देखते हैं वर्ब है कहाँ है। तो वर्ब कहाँ है? वर्ब हमारी मेड है, ठीक है ना, और वर्ब हमारी वाज है। हम वाज के बाद में बेसिकली क्या होता है? वर्ब में आईएनजी लगती है, सभी को पता है ना। तो ये कौन सा हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? एक्टिव फॉर्मेट में होता है जब वाज के साथ में आईएनजी लगती है तब, ठीक है ना। बट ये आईएनजी नहीं है, वाज के साथ में क्या लगाया गया है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई है। तो ये कौन सा फॉर्मेट हो गया? पहली कंडीशन तो ये है कि ये पैसिव फॉर्मेट है। कैसा है? ये पैसिव फॉर्मेट है, ठीक है ना। तो यहां पर देखेंगे सिंपल पास्ट पैसिव, सिंपल पास्ट पैसिव, पास्ट पार्टिसिपल इन पैसिव वॉइस। तो मेड क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है और ये पैसिव वॉइस में भी है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिनका ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। पास्ट पार्टिसिपल भी है, ठीक है ना, मेड, और पैसिव वॉइस में भी है। ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास, इन द सेंटेंस दे सॉ द शिप सेलिंग अवे, द वर्ड सेलिंग, यहां पर ये वर्ड है सेलिंग, फंक्शन एज अ। तो सेलिंग किस तरीके का फंक्शन कर रहा है? जीरंड है, मेन वर्ब है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इनफाइनेटिव। क्वेश्चन नंबर 34 बताएंगे, दिए हुए सेंटेंस में सेलिंग का फंक्शन क्या है? सेलिंग किस तरीके से फंक्शन कर रहा है? चलिए पास्ट पार्टिसिपल पैसिव बिल्कुल ठीक है अपना, तो बस यूं ही है। चिंटू और इमरान खान 34 ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए सेलिंग क्या है? सेलिंग एक तो वर्ब में सिंपली हम आईएनजी लगा देते हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म हो जाती है, ठीक है ना, कंटिन्यूअस फॉर्म हो जाती है। दूसरा वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं तो क्या हो जाता है? जीरंड हो जाता है। जीरंड जब होता है तो ये नाउन का कार्य करता है। क्या करता है? नाउन का फंक्शन करता है। और पार्टिसिपल भी होता है। पार्टिसिपल जब होता है, और कौन सा वाला? प्रेजेंट पार्टिसिपल, तब ये एडजेक्टिव का कार्य करता है, ठीक है, तब ये एडजेक्टिव का कार्य करता है। तो यहां पर देखिए, दे सॉ द शिप, उन्होंने जहाज देखा। कैसा देखा? अबे, जाते हुए देखा। ऑन गोइंग एक्शन है, ऑन गोइंग एक्शन है। जहाज की विशेषता क्या है? जा रहा है। तो ये क्या है? ये पार्टिसिपल है, ठीक है। और कौन सा पार्टिसिपल है? आईएनजी लगा हुआ, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जिनका ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट वन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 है, आइडेंटिफाई द इंटरजेक्शन यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन पेन और रियलाइजेशन। यानी हम उस इंटरजेक्शन को फाइंड आउट करेंगे जिस इंटरजेक्शन का यूज सडन पेन और रियलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। मतलब तुरंत दर्द हुआ और तुरंत हमें पता पड़ गया, उसके लिए हम किस इंटरजेक्शन का यूज करते हैं? एलास, ब्रेवो, आउच और हुश। क्वेश्चन नंबर 35 बताना है, ठीक है ना, क्लास 5th का क्वेश्चन है। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आ जाएगा। 35 ऑप्शन नंबर ए, इमरान खान, आउच, ठीक है ना। चलिए, आ ऊ आउच गाना सुना है ना। चलिए, तो आउच, किसी को पिंच कर लो ना तो मुंह से आवाज आउच ऐसे करते हैं ना, तो मोस्टली आउच का यूज किया जाता है तुरंत इमीडिएट रिएक्शन के लिए, पेन और रियलाइजेशन का। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा। एलास, एलास डिमांड करता है ग्रीफ यानी दुख, शौरो, एलास ही इज डेड, एलास माई ग्रैंड मदर इज नो मोर। ऐसे दुखों के लिए एलास का यूज किया जाता है। आउच, ठीक है ना। ऐसा कोई अचानक तुरंत ही ऐसा कुछ हल्का पूरा
मतलब इंसिडेंट हो जाए, उसके लिए हम आउची तो करते हैं, चीटी काट जाए, है ना, कोई पिंच कर जाए पीछे से, हल्का सा थप्पड़ मार दे, तो क्या करते हैं, आउच करते हैं, है ना। हुश, हुश डिमांड साइलेंस, ये साइलेंस के लिए यूज किया था। ब्रेवो इज फॉर अप्रूवल, ऑप्शन नंबर हमारा केवल सी करेक्ट है, यही हमारा आंसर है, ठीक है ना। सो गाइज आज की क्लास में इतना ही, बस नेक्स्ट फिर मिलेंगे 9 PM पर एक और बेहतरीन मिक्स एडवांस इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर। और जो लोग पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।